चलिए देखिए, हम लोग सेलों का संयोजन पढ़ चुके हैं। विद्युत सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, तीनों क्रम का संयोजन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है किरचॉफ का नियम। ठीक है, आज इसी पे चर्चा होगी और ये नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किरचॉफ का नियम, इंग्लिश है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, और इसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किरचॉफ ने इस नियम को दिया क्यों था? कोई भी जटिल से जटिल परिपथ हो, कितना हो जटिल परिपथ हो, उस जटिल परिपथ के हर भाग की धारा और वोल्टेज अगर आपको ज्ञात करना है तो किरचॉफ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जटिल सर्किट हो, विद्युत परिपथ कितना हो कठिन से कठिन विद्युत परिपथ हो, अगर उसके किसी भी भाग का धारा आपको पता करना हो, वोल्टेज पता करना हो, तो आप किसकी सहायता लेंगे? किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ ने दो नियम दिया है, उन दोनों नियम की सहायता से आप हर कठिन से कठिन परिपथ के किसी भी भाग का धारा और वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। किरचॉफ के नियम से किसी भी जटिल परिपथ के किसी भाग की वोल्टता, किसी भाग की वोल्टता और विद्युत धारा का मान सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ ने ऐसा नियम दिया था, ये विद्युत परिपथ के लिए इन्होंने नियम दिया था, और इस तरह का नियम दिया जिसकी हेल्प से हम उस परिपथ का कोई भी भाग हो, छोटा बड़ा कैसा भी भाग हो, हर भाग की वोल्टेज और धारा को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसने नियम क्या दिया था? तो देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? ध्यान देना, किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। इसी को धारा का नियम नाम से भी जानते हैं। अगर पूछा जाए किरचॉफ के धारा का नियम क्या है या किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, ठीक है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, संधि का नियम। संधि का नियम, ये तीनों चीजें याद रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम ही है। अगर पूछा जाए किरचॉफ के संधि नियम क्या है, किरचॉफ का धारा नियम क्या है, या किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, यानी तीनों एक ही चीज की बात हो रही है। ठीक है, क्यों इसे धारा नियम कहा गया, क्यों इसे संधि नियम कहा गया, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। किरचॉफ का ये मानना था कि वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, संधि शब्द आप जान रहे होंगे, संधि क्या होता है? संधि का मतलब जहां पर कई तार आकर के जुड़े हों। जब आपके घर में वायरिंग होती है तो कहीं
एक पॉइंट होता है जहां से कई तार निकले होते हैं। तो जिस पॉइंट से कई तार आकर जुड़े हों उसको क्या कहते हैं? संधि। संधि मतलब जुड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब टूटना। हिंदी में पढ़े हो ना, संधि विच्छेद मतलब संधि को क्या करिए? तोड़िए। पुस्तकालय एक शब्द है, क्या है? पुस्तकालय एक शब्द है जो दो शब्दों को जोड़ के बना है, पुस्तक धन आलय। तो जब पुस्तकालय को तोड़ोगे, पुस्तक धन आलय करोगे, ठीक है, तो ये हो गया संधि विच्छेद। और जब पुस्तक और आलय को जोड़कर एक शब्द बनाओगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। तो इसको बोलते हैं संधि। उसी तरह संधि का सेंस ही है जुड़ना। तो वैद्युत परिपथ के किसी भी पॉइंट पर जब कई तार आकर के जुड़े हों तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, वैद्युत परिपथ के किसी भी पॉइंट पर जब कई तार, कई सर्किट आकर के जुड़ रहे हों तो उस पॉइंट का नाम क्या है? संधि। ठीक, अब जो तार आकर जुड़े हैं पॉइंट पर, संधि पर, उसमें से कुछ तार ऐसे होंगे जिससे धारा जा रही होगी और कुछ तार ऐसे होंगे जिससे संधि पे धारा आ रही होगी। मतलब समझो, मान लो ये एक पॉइंट है सर्किट का, ये एक पॉइंट है, एक तार इधर से आकर जुड़ गया, एक तार इधर से आके जुड़ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया। ठीक, सभी तार आकर यहाँ पर क्या हो गए? जुड़ गए। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? संधि। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? संधि हो गया। ठीक है, अब देखिए, इस तार में सभी तार से धारा यहाँ नहीं आएंगे। अगर सभी तार से धारा आएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मान लो एक चौराहा है, चौराहा के कहा जाला जहां पर चार रोड आकर के मिल रहे हो। जैसे आप महेसरा से, बरगदवा से, हम मोहरीपुर गांव से, और है ये तो तरावा जोन भी आकर के सब यही मिल रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया? चौराहा। ठीक, ये चौराहा हो गया। अब सोचिए, अगर चारों तरफ से गाड़ी आए चौराहा की ओर तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से अगर इस सभी तार से धारा संधि पे आए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, फॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट। यहाँ फॉल्ट हो जाएगा तार, क्योंकि सबसे धारा आएगी और जाएगी नहीं तो सब लड़ जाएंगे। अब सोचिए, अगर एक फोर व्हीलर इधर से आ रहा है, एक फोर व्हीलर इधर से आ रहा है, और है दो रास्ते से खाली हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम है इधर मुड़ सकता है, इधर मुड़ सकता है। समझ में आई बात? मतलब इसको जाने और फिर इधर आने की जगह है। उसी तरह से अगर कुछ तार से करंट आ रहा है और कुछ तार से करंट जा रहा है तो ये सर्किट काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। समझ में आया? लेकिन अगर सबसे धारा आए वहां पर तो फॉल्ट हो जाएगा, और सबसे धारा जाए वहां पर तो यह संभव है, जब आएगा तब न जाएगा है। तो जब वहां इधर नहीं करेगा, जाएगा कहाँ से? इसका मतलब संधि पर कुछ तार से धारा आती है और कुछ तार से जाती है। तो जो धारा आती है वही धारा, तो आने और जाने वाली धारा का कुल योग क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा? अरे भाई, कुछ धारा आ रही है तो वही धारा नहीं जाएगी, तो जितनी आई उतनी, तो रिजल्ट क्या आया? जीरो। क्यों जीरो हो जाता है? समझो, धारा अदिश राशि है, पढ़े हो, लिखे होगे। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। और अदिश राशि को सीधे हम क्या करते हैं? उनके चिन्ह के साथ जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, मान लो 5 एम्पियर की धारा आई, तो जो धारा आती है वो पॉजिटिव होती है और जो धारा जाती है वो निगेटिव होती है। तो अगर 5 एम्पियर आई और 5 एम्पियर चली गई, तो 5 एम्पियर आई तो 5 एम्पियर प्लस हो गया, और 5 एम्पियर चली गई तो 5 एम्पियर, तो 5 धन और 5 माइनस जोड़ोगे क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब वैद्युत परिपथ के
किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो किरचॉफ का ये पहला नियम यही कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। समस्त धाराओं का, समस्त का मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों की बात हो रही है। समस्त का मतलब जो धारा आ रही है उसकी भी और जो धारा जा रही है उसकी भी, दोनों का कुल योग क्या होगा? शून्य। यही किरचॉफ का पहला नियम कहता है। तो इस नियम में संधि की बात हो रही है ना, इसीलिए इस नियम को क्या कहा गया? संधि का नियम। और इस नियम में धारा का योग शून्य हो रहा है, इसीलिए इस नियम को धारा का नियम भी कहा गया। तो चाहे धारा का नियम कहें या संधि का नियम कहें या प्रथम नियम कहें, ठीक है, सबका सेंस एक ही है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, समझ में आई बात? तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखेंगे नियम को क्या? किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। देखिए, जो राशि अदिश होती है उसको हमेशा बीजगणित के नियम से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो धारा अदिश राशि है, इसलिए इसमें बीजगणितीय योग की बात हो रही है, यानी बीजगणित के नियम से इसको जोड़ेंगे। और जो धारा सदिश, जो राशि सदिश होती है उसको सदिश योग के नियम से जोड़ा जाता है। तो धारा अदिश है, इसलिए इसमें बीजगणितीय योग की बात हुई है। और बीजगणित का योग यही कहता है कि जो राशि जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ उसको जोड़ें और घटाएं। समझ में आई बात? तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे धारा का नियम या संधि के नियम के नाम से जानते हैं, वो नियम यही कहता है कि वैद्युत परिपथ के, ये हटा दो, अब सही हो जाएगा, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, यहाँ भी शब्द जोड़ दो, सेंटेंस थोड़ा सा सही लगेगा। विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस तार से और इस तार से धारा आ रही है, इस तार से धारा I1 आ रही है, इस तार से धारा I2 आ रही है और इस तार से धारा I3 आ रही है। ये धाराएं आ रही हैं और इस तार से धारा जा रही है, इस तार से धारा जा रही है। ठीक, अब देखना, जो धारा आती है, ध्यान रखना ये चिन्ह परिपाटी है इसका, जो धारा संधि की ओर आती है या जिस तार से संधि की ओर धारा आती है वो धारा क्या कहलाती है? धनात्मक। और जो धारा या जिस तार से धारा जा रही है वो धारा क्या कहलाती है? ऋणात्मक। तो आप देखो, ये सब धारा जो है संधि की ओर आ रही है, तो ये सब हमेशा क्या रहेंगी? पॉजिटिव। इनका चिन्ह क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब बाकी दो तार से धारा जा रही है तो इनके चिन्ह क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे और इनका कुल योग क्या होगा? 0। यही तो बीजगणितीय योग कह रहा है। देखिए, संधि के नियम का यही सूत्र है जो आपने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है ना, उसका अर्थ यही है, सिग्मा I इक्वल टू 0, मतलब I का कुल योग क्या होगा? 0। कहाँ पर? संधि पर। कहाँ पर? संधि पर। परिपथ का कहीं भी संधि अगर है तो वहां पर I का कुल योग क्या रहेगा? 0। ठीक है, मान लिया कि इस संधि पर I1, I2, I3 एम्पियर की धारा आ रही है
I4 I5 एम्पियर की धारा जा रही है। तो इस संधि पर जो धारा आ रही है पॉजिटिव, जो जा रही है निगेटिव, इन सबका कुल योग क्या हुआ? 0। अब देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 और जो माइनस उसको उधर भेज दो, तो क्या हो गया? I4 प्लस I5 हो गया। इसका मतलब ये सब आने वाली धारा है और ये सब जाने वाली धारा है। मतलब संधि पर आने वाली कुल धारा बराबर संधि से जाने वाली कुल धारा। मतलब जितनी धारा संधि पे आ रही है उतनी ही धारा संधि से जा रही है, यानी धारा का नुकसान नहीं हो रहा है। यही ना, 4 एम्पियर आई तो 4 एम्पियर गई, तो धारा का नुकसान हुआ? नहीं हुआ। जब धारा का नुकसान नहीं हुआ तो धारा किससे बनती है? आवेश से। किससे बनती है? आवेश से। तो जब धारा का नुकसान नहीं हुआ इसका मतलब आवेश का भी नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब कि आवेश क्या है? सुरक्षित है। आवेश क्या है? सुरक्षित है। तो ये नियम अगर पूछा जाता है कि किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, तो कौन सा नियम करेगा? प्रथम नियम। कौन सा? प्रथम नियम। यहां लिख दे रहे हैं, यह नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। किरचॉफ बहुविकल्पी पूछ देता है, किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है? तो कौन सा नियम? प्रथम नियम। कैसे? क्योंकि प्रथम नियम में समस्त धारा क्या होती है? शून्य होती है, यानी जितनी धारा आती है उतनी धारा, तो धारा का नुकसान नहीं होता है। और धारा किससे बनती है? आवेश से। इसका मतलब आवेश का भी नुकसान। तो आवेश जब नुकसान नहीं हो रहा है तो क्या है? संरक्षित है, वो सुरक्षित है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। समझ में आई गई बात? ये दिमाग में रखना, संधि पे जो धारा आएगी वो क्या रहेगी? धनात्मक, और जो धारा संधि से जाएगी ऋणात्मक। क्या लिख दे रहे हैं? एक सब नहीं तो भूल जाओगे। अरे भूल जाओगे। संधि की ओर आने वाली धारा सदैव धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक। हाँ दिख रहा? धारा क्यों नहीं दिख रहा? यही था, धारा इसके ऊपर लिख दे रहे हैं, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। सही है, ध्यान रखना। किरचॉफ का पहला नियम यही है कि परिपथ के किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, मतलब जो धारा संधि पे आएगी वो धारा संधि से जाएगी। ठीक है, जो धारा संधि की ओर आएगी वो धनात्मक रहेगी, जो दूर जाएगी वो ऋणात्मक रहेगी। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए फटाक से। देखिए, किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है वो मैक्सिमम चांस एग्जाम में आया हुआ है, और वही नियम थोड़ा सा आपके लिए कठिन है। और कठिन नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसान है, नहीं तो कठिन तो हो ही जाएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो कठिन होता है, समझने का कोशिश करिए। देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम समझिएगा,
द्वितीय नियम। ये सेकंड नियम है किरचॉफ का, सेकेंड लॉ। अब देखिए सेकेंड लॉ को किस नाम से जाना जाता है? सेकेंड लॉ जो है इसको हम बोल्टता का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? बोल्टता का नियम। इसी को हम पास का नियम भी कहते हैं, पास का नियम। ये जिस तरह किरचॉफ का प्रथम नियम 3 नामों से जाना जाता है, प्रथम नियम, धारा का नियम, संधि का नियम, उसी तरह किरचॉफ का दूसरा नियम भी इन नामों से जाना जाता है। किरचॉफ का बोल्टता का नियम क्या है, किरचॉफ का पास का नियम क्या है, और जब ये दोनों नहीं पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। क्यों इसे बोल्टता का नियम कहा गया, क्यों इसे पास का नियम कहा गया, उसको भी यहाँ पे समझेंगे। जैसे हम लोग पहले नियम में समझे ना कि क्यों इसे धारा कहा गया और क्यों इसे संधि का नियम कहा गया, इसमें भी समझेंगे। पहला चीज ये समझो, कोई भी वैद्युत परिपथ जब बनता है तो किससे बनता है? सेल से। सेल का मतलब कोई विद्युत स्रोत हो और प्रतिरोध हो, तभी एक सर्किट का निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी सर्किट अगर बनेगी तो उस सर्किट में धारा भेजने वाला होना चाहिए, चाहे सेल या बैटरी कुछ होना चाहिए। और दूसरा, वो धारा जाएगी तो किसी उपकरण में जाएगी तो उपकरण का प्रतिरोध होगा, इसका मतलब प्रतिरोध भी होना चाहिए। तो धारा, प्रतिरोध और सेल ये मिल करके क्या बनाते हैं? परिपथ। और वो कैसा परिपथ? बंद परिपथ। खुला परिपथ नहीं बना सकते। खुला परिपथ बनाएंगे तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। हमेशा बंद परिपथ जब होता है तभी धारा उसमें बहती है। तो कोई भी बंद परिपथ को बनाने के लिए इन दो चीजों का होना आवश्यक है, एक सेल और दूसरा प्रतिरोध। सेल के जगह पर आप कोई भी उपकरण ले सकते हैं जो धारा को प्रवाहित करे, बैटरी ले सकते हैं, कोई और स्रोत ले सकते हैं जिससे आपको धारा मिले। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। किसी भी, या ऐसे लिखें, विद्युत सेल और प्रतिरोध से, विद्युत सेल और प्रतिरोध से बने बंद परिपथ या लूप, लूप को ही हम क्या बोलते हैं? पास। ठीक है, तो विद्युत सेल और प्रतिरोध से बने बंद परिपथ या लूप या पास का समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यानी सिग्मा भी बराबर 0। वो था सिग्मा आई बराबर 0, क्योंकि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य था तो सिग्मा आई 0 था। यहाँ पर सिग्मा वोल्टेज 0 होगा क्योंकि समस्त वोल्टेज शून्य हो रहा है। अब क्यों बीजगणितीय योग? क्योंकि वोल्टेज भी क्या है? अदिश राशि है, और अदिश राशि को किससे जोड़ा जाता है? बीजगणित के नियम से। इसलिए इसमें भी लिखा गया है समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य रहता है। ठीक है, कोई भी बंद परिपथ या बंद लूप या बंद पास को जब बनाएंगे तो उसमें ये दो चीज कम से कम लगेगा, एक सेल और दूसरा प्रतिरोध। इन दोनों को मिला करके ही एक बंद लूप का निर्माण होता है। तो इन दोनों को मिला के देखो, समझो इसको।
ये समझना, ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव है निगेटिव है, अगर ऐसे रहे तो क्या धारा बहेगी? नहीं। सेल का ये वाला टर्मिनल आकर के जब फिर इससे जुड़ेगा तो ये बंद परिपथ बन गया, ये बंद लूप कहा जाता है इसको, इसी को बंद परिपथ कहते हैं, इसी को बंद लूप कहते हैं, इसी को पास भी कहते हैं। पास क्यों क्यों समझना, देखो मच्छरदानी देखे हो, जो से मच्छरवे दूर रहते हैं, मच्छरवे दूर रहते हैं, हम दूर रहते हैं बकलोलिया, मच्छरवे तो मच्छरदानी में रहते हैं, नहीं रहते हैं, हम लोग दूर रहते हैं, मच्छर कहाँ दूर रहता है? कभी सटना मच्छरदानी में बताएगा दूर है कि पास है, ठीक है। तो मच्छरदानी में देखोगे तो ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं, इस छोटे से खाने को क्या बोलते हैं? मेस, इंग्लिश में बोलते हैं मेस, क्या बोलते हैं? मेस, और इसी का हिंदी नाम है पास। तो जब बंद परिपथ बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा छोटे छोटे खाने की तरह, इसीलिए इसको पास भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? जब परिपथ बंद हो जाएगा तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है, इसीलिए उसका नाम पास का नियम भी कहा गया। एक क्लियर हो गया? और इसी को बोल्टता क्यों कहा गया वो भी अभी देख लीजिएगा। तो हमने आपसे कहा कि कोई भी परिपथ बनाएंगे बंद तो उसमें क्या क्या लगेगा? एक सेल लगेगा और एक प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब जो तार जोड़ेंगे ना वो तार भी तो प्रतिरोध है, उसका भी रेजिस्टेंस होता है। अगर कोई उपकरण नहीं लगाएंगे तो तार का खुद का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो एक बंद परिपथ जब भी बनेगा तो सेल और प्रतिरोध के संयुक्त रूप से बनेगा और तभी उसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो ये बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ का कुल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब इसको थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाते हैं, समझिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2 और ये प्रतिरोध है, ये सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है और इसका विद्युत वाहक बल है A2। ये सेल जो धारा दे रहा है इस दिशा में धारा बह रहा है तो उसका मान है, और ये भी सेल का धारा इस दिशा में बह रहा मान है, और दोनों मिलकर यहाँ जुड़ जाएंगे तो इसमें जो धारा आएगी वो कितनी आएगी? I1 प्लस होगा, फिर ऐसे चल जाएंगे। यहाँ पर दो बंद परिपथ बना, एक ये वाला और ये वाला, दो बंद परिपथ बना है। हम एक एक बंद परिपथ की बात करेंगे। इस बंद परिपथ में देखिए, समझिएगा बात को। अगर मान लीजिए आप अपने आप को यहाँ पर मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, और इस दिशा में चल रहे हो, समझना, जिस दिशा में चल रहे हो अगर उस दिशा में धारा प्रतिरोध में बह रही है, इसमें प्रतिरोध में धारा उसी दिशा में यदि बह रही है तो उस प्रतिरोध का वोल्टेज धनात्मक होगा। लेकिन अगर धारा आपके विपरीत बह रही है तो उस प्रतिरोध का वोल्टेज ऋणात्मक होगा। ये दिमाग में रख लीजिए, समझो। इसका एक चिन्ह हम आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा ना? हाँ, इसको समझना। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, पहला चिन्ह परिपाटी आपको बता रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस में धारा इधर इस दिशा में बह रही है, ठीक है, और आप इसी दिशा में चल भी रहे हो, धारा इसी दिशा में बह रही है प्रतिरोध में,
और आप इसी दिशा में चल रही हो, तो इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। इस प्रतिरोध का वोल्टेज इस सूत्र से निकालेंगे और ये वोल्टेज क्या आएगा, धनात्मक। ठीक है। अगर अब समझो, अगर दूसरा रेजिस्टेंस है इस तरह से, इसमें धारा इस दिशा में बह रही है, लेकिन आप या ऐसे समझ लो, आप इस दिशा में चल रहे हो, ठीक, लेकिन धारा आपके उल्टा बह रही है, ऐसे आप जा रहे हो इधर, धारा ऐसे हो गई उल्टा, तो इस प्रतिरोध का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। अब आ जाओ सेल के लिए, ये तो प्रतिरोध की बात हो गई, सेल में आ जाओ। सेल को समझो, ये सेल है, ये सेल है। यदि सेल में, समझना, सेल में धारा की जो दिशा है, धारा की जो दिशा है उस सेल के धन से ऋण की ओर है, सेल के धन से ऋण की ओर है, तो इस सेल का जो वोल्टेज होगा अर्थात इसका विद्युत वाहक बल वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर सेल में धारा की दिशा इसके ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर है, तो इसका वोल्टेज यानी विद्युत वाहक बल दिख रहा है ना, ऋणात्मक होगा। ये साइन है, इसका चिन्ह है, और ये ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये आप भूल गए तो फिर द्वितीय नियम आपको बहुत परेशानी करेगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब यहां पर आ जाओ, देखो, बंद परिपथ के या फर्स्ट बंद परिपथ के लिए, फर्स्ट बंद परिपथ के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का द्वितीय नियम इस फर्स्ट बंद परिपथ के लिए लागू करें। आप इस दिशा में चल रहे हो और धारा भी इसी दिशा में बह रही है, दिख रहा है ना, जिस दिशा में आप चल रहे हो उसी दिशा में धारा बह रही है, तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, धनात्मक। तो इसका वोल्टेज जोड़ लो, VR1, सॉरी IR1, इसका वोल्टेज। ठीक, अब ऐसे चलते चले आओ, ऐसे जब आओगे तो यहाँ सेल में देखो, सेल में क्या हो रहा है, सेल में धारा ऋण से किधर आ रही है, और धारा जब ऋण से धन की ओर आए तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, तो इसका मतलब ही क्या हो गया, -E1। सही है। अब ऐसे चलते हुए ऐसे आ जाओ, ऐसे। अब यहाँ आके इधर मुड़ोगे, जब इधर मुड़ोगे इधर, तो आपको दिख रहा होगा कि हाई जो है धारा आपके उल्टे डायरेक्शन में बह रही है। धारा किधर बह रही है, ऋण से धन की ओर बह रही है। इसका मतलब धारा यहाँ ऋण से धन की ओर आ रही है, समझना। इसमें जैसे इसमें धारा ऋण से धन की ओर आ रही थी, यहाँ भी ऋण से धन की ओर आ रही है, तो इसका भी विद्युत वाहक बल क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस क्या, E2, क्या हो जाएगा, E2। सही है। फिर आगे बढ़ो, इसमें आओ, इसमें धारा आपके चलने के विपरीत बह रही है। भाई धारा ऐसे बह रही है और आप ऐसे ऐसे आओगे तो इधर घूमोगे ना, तो आपके चलने की दिशा इधर हो जाएगी और धारा आपके उल्टा बहेगी, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, माइनस। तो माइनस I2 है ना, इसमें I2 इंटू, और कुल कितना होगा, 0। किरचॉफ का यही नियम है, कुल वोल्टेज क्या होगा, 0।
अब देखना आई आर वन माइनस आई आर टू बराबर आई ई टू को उधर भेज दो तो ये ई टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ई वन भी उधर जाएगा तो प्लस। समझ आ गई बात। तो एक समीकरण आपको ये मिल गया इसका। ठीक, अब आ जाते हैं बंद पास दो के लिए। दूसरे बंद परिपथ के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। कहीं भी अपने को मान लो कि हम इस दिशा में चल रहे हैं, ये नहीं है कि आप हमेशा इससे चलो, ऐसे भी चलोगे तब भी यही आएगा, वो गलत नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। मान लो इसमें आ गए, मान लो अपने आप को आप इस दिशा में चल रहे हो ऐसे, इस परिपथ के लिए जब इस दिशा में चलोगे तो इस परिपथ इस प्रतिरोध का वोल्टेज पॉजिटिव होगा निगेटिव, इस प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब इस दिशा में चल रहे हो धारा उसी दिशा में बह रही है तो वोल्टेज क्या होगा इसका पॉजिटिव, यानी आई टू आर टू पॉजिटिव हो जाएगा। इसका वोल्टेज वोल्टेज क्या होता है आई इंटू आर ना, तो इसमें धारा आई टू है और प्रतिरोध क्या है आर टू, तो वोल्टेज हो जाएगा आई टू आर टू और वो भी पॉजिटिव। अच्छा, जब इसमें आओगे तो धारा किधर चल रही है ऋण से, सेल में ऋण से धन की ओर जब धारा चलती है क्या होता है विद्युत वाहक पर, तो माइनस क्या ई टू। ठीक, अब ऐसे आओगे तो इधर मुड़ जाओगे क्योंकि इसकी बात हो रही है ना, तो जब इधर मुड़ जाओगे तो देखो इस वाले में धारा आपके दिशा में चल रही है, इसमें देखो आप इधर मुड़ोगे ना तो धारा की दिशा आपके दिशा में हो जाएगी, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी प्लस धारा हो गई आई वन प्लस अब प्रतिरोध हो गया और ये कुल हो गया जीरो। ठीक, आई टू को उधर भेज दो हो जाएगा आई टू आर टू धन आई वन प्लस आई टू आर थ्री बराबर है इधर चला गया क्या हो गया और ये हो गया समीकरण दो। ठीक है, बंद परिपथ फर्स्ट और बंद परिपथ सेकंड के ये दो समीकरण बने। इन दोनों समीकरण से आप किसी भी बंद परिपथ के हर भाग का धारा और वोल्टेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए या किरचॉफ के द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए तो आपको ये सब करना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला कि देखना ये थोड़ा कठिन है, समझ में आना चाहिए आपके, अगर ये नहीं आएगा तो दिक्कत करेगा और ये तभी समझ में आएगा जब आपको ये चिन्ह सही से पता हो। समझ आ गया, तो चिन्ह को मत भूलिएगा। अब देखिए इसे वोल्टता का नियम क्यों कहा गया है, क्योंकि सब वोल्टेज ही तो जोड़ा जा रहा है, सब क्या किया गया है वोल्टेज को जोड़ा गया है, इसका मतलब ये वोल्टेज के नियम को पालन कर रहा है, इसीलिए इसको वोल्टता का नियम कहा गया। ठीक है, और पास का नियम क्यों कहा गया पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, एक चीज और, ये नियम किस संरक्षण को व्यक्त करेगा, जैसे किरचॉफ का प्रथम नियम किसको व्यक्त कर रहा था आवेश संरक्षण को, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको, तो यहाँ पर दिमाग रख लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको, यहाँ दिख रहा लिख लेना, यह नियम ऊर्जा संरक्षण, नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा एकदम, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को, अब दिख रहा है ना, व्यक्त करता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे कि ऊर्जा संरक्षण को किरचॉफ का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, तो द्वितीय नियम। हो सकता है ऑप्शन में दे दे,
किरचॉफ का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है? और ऑप्शन में द्वितीय नियम न लिख करके इनमें से कोई नाम रखा हो तो दिमाग में रखिएगा, ये तीनों का बात एक ही है। अगर पास का नियम कहे तो भी द्वितीय नियम है, वोल्टा का नियम कहे वो भी द्वितीय नियम है। ठीक है, धारा का नियम, संध के नियम और प्रथम नियम वो सब पहला नियम है, वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करेगा और ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करेगा। क्लियर है? तो ये दो नियम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए।